हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ सुनील कुमार। आज हम 2 मार्च की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट को लेकर बताया कि मतलब थोड़ा इश्यू हो सकता है। 16वें फाइनेंस कमीशन की क्या मतलब जो क्रिटिक होता है ना, हेल्दी क्रिटिक, वो दिया गया है, उसको समझेंगे। इसके लिए इंडिया का कुछ चैलेंज है, प्लस ईरान की ज्योग्राफी को समझेंगे। देखो, बाकी की गप तो दुनिया मार रही है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही सवाल आएगा। और एक क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2026 में, इसको मान के चलिए आप। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले। ये एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, वोल्कान दे फ्यूगो। कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में है। ये आप जानोगे तो ये कहाँ पे पड़ती है? आपकी कैरेबियन आइलैंड्स कंट्री है। आइलैंड्स कंट्री भी नहीं है बेसिकली, ये जो पनामा कैनाल वाला रीजन है ना, उस रीजन में पड़ती हैं, इस्तुमस ऑफ पनामा वाले में। ठीक है, उनको समझ लेना आप। बस बस इतना याद रखना, फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो और ये सब है। टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड है साउथ अमेरिका का, जो सबसे छोटा है ना, जिसको कंट्रोल करते हैं अर्जेंटीना कंट्रोल करता है, चाइल भी करता है आधे पार्ट को। तो वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4%, 3 का हमने टारगेट रखा हुआ है 2026-27 में। ठीक है, इससे पहले था वो 4.4 का था, वो हमने अचीव कर लिया था। तो इसको अचीव करने के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 14% होनी चाहिए इस साल में, तभी ये अचीव हो सकता है। तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, आप समझो इसको। देखो, फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स को अगर देखें तो 2023 में था इतना, पुरानी जीडीपी के पुराने उसके हिसाब से है ये फिजिकल बैलेंस पर ओल्ड जीडीपी और न्यू जीडीपी। तो ये लाल वाला ओल्ड है। ठीक है, तो पुराना इतना था, तो बढ़ के फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया नई जीडीपी के साथ। नई जीडीपी सीरीज़ के हिसाब से देखें तो हर बार देखो, जीडीपी नई वाली के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट के चीज़ें बढ़ी हैं। तो 2026 का 25-26 का जो हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि 4.4% का हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था, वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन नई जीडीपी सीरीज़ के हिसाब से देखें तो हमारा जो इस बार का फिजिकल डेफिसिट था वो 4.5% था। और अगर हमने अचीव 4.4% किया तो जाहिर सी बात है 0.1% से हम इसको अचीव नहीं कर पाए। सेम सिचुएशन अब होने वाली है। हमारा फिजिकल डेफिसिट इतने का है, टारगेट माइनस के 4.3 करना है, मतलब बेसिकली 4.3 कर देना है फिजिकल डेफिसिट। ये डेफिसिट को दिखा रहा है माइनस, बेसिकली परेशान मत होना। तो और रहने वाला कितना है? 4.5% रहने वाला। तो 0.2% से गड़बड़ आने वाली है कि हम इतने से टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जीडीपी सीरीज़ का भी मैंने बता दिया है कि अगर देखें चीफ अमंग द ग्रोथ हमारी 2023-24 में थी 9.2, लेकिन नई सीरीज़ के हिसाब से 7.2% रह गई। तो सारे में ही कम ज़्यादा हुआ है कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इतना होना चाहिए था और इतना है, समझ लो ना। ये मैंने बताया 4.5 हो गया है। तो यही सारी कहानी है। तो नई जीडीपी सीरीज के हिसाब से बस नंबर्स में चेंज आया है, बाकी का बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ना। 16 में फाइनेंस कमीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी क्रिटिक दी है सी रंगराजन जी ने, फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। तो इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो द कमीशन ने 2 की डायमेंशंस को एड्रेस किया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को। तो पहले वर्टिकल डायमेंशन को समझेंगे। वर्टिकल मतलब होता है सेंटर से पैसा स्टेट में कितना आएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कैसे पैसा डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिविजिबल पूल का चीज़ समझ लेते हैं। डिविजिबल पूल की अगर बात करें तो 14वां जो फाइनेंस कमीशन था, उस 13वें के समय पे तो 32% ही जो नेट टैक्स प्रोसीड का पैसा है वो स्टेट्स में बांटा जाता था। लेकिन 14वें फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि चलो ठीक है, इसको 32 को बढ़ा के अपन लोग कितना कर दे रहे हैं? 42। अब 42% पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेट टैक्सेस का। ठीक है, अब इसको भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया। किसमें? 15वें फाइनेंस कमीशन में हमने इसको 41% कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को 1% पैसा जाना था, हमने उसको बाइफरकेट किया था। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब ये क्रिटिक में ये कह रहे हैं कि 41% भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती नहीं है, इस शेयर को भी अदर तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे कर रहे हैं? जैसे द सेंटर हेड रेस्पॉन्डेड टू दिस सब्सेंटली इंक्रीज इन शेयर्स ऑफ स्टेट बाई, ये बोल दिया। देखो, इसने कई तरीके से कम करने की कोशिश की है। कैसे? पहला तरीका क्या है? इन्होंने नॉन शेयरेबल सेस एंड सरचार्जेस लगाना शुरू कर दिए। अब इसमें जो पैसा आएगा 41% में, तो ये सेस और सरचार्जेस के थ्रू भी आने लगेगा। अब वो पैसा ये लोग देंगे नहीं, है ना। मान लो 100% टैक्स शेयर आ रहा था, इसमें से कलेक्शन मान लो 11% पैसा खर्च हो गया, तो बचा कितना? 89% टैक्स बचा। इस 89% का 41% किसको जाना था? स्टेट्स को जाना था। ठीक है कि नहीं? अब इससे 89% में ज़्यादा से ज़्यादा सेस एंड सरचार्जेस इन्होंने सपोज लगाना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे हो ना क्या करें? तो उसका शेयर बढ़ाना शुरू कर दिया। सेकंड काम इन्होंने क्या किया, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती थी उनकी फाइनेंसिंग कम कर दी। इसमें क्या होता है? 60 और 40% का शेयर रहता है, और 90% हिली और वल्नरेबल स्टेट्स होती है ना, हिल वाली, उनका स्टेट्स रहता है, सीएसएस का। तो उसका शेयर कम कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, सेक्टर स्पेसिफिक जो ग्रांट्स दी जाती थी उनको देना कम कर दिया बेसिकली। ठीक है कि नहीं? तो अगर हम कहें कि भले ही 16वें कमीशन से हम 41% टैक्स को शेयर करेंगे, बट
रियली में देखा जाए तो उनको पैसा कम ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ये है। 16 फाइनेंस कमीशन मेक्स नो रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग नॉन शेयरेबल सेस एंड सरचार्ज। इसके बारे में बोली गई थी कि भाई सेस और सरचार्ज के बारे में कुछ फाइनल बात बता देना, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो सेस और सरचार्ज है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, है ना, जनरल फंड्स में नहीं जाने चाहिए। जैसे सेस लगा दिया इन लोगों ने एजुकेशन में, तो पैसा वो एजुकेशन में दो, ये नहीं कि जनरल काम में ले रहे हो, किसकी सैलरी पे कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हैं, इस काम में नहीं लेना है। ये बोलने की बात चल जा रही थी, शुड भी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है, ठीक है कि नहीं। फाइनेंस कमीशन ने और भी एक ग्रांड बार्गेन स्कीम सेट कर दी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये है, स्टेट्स वुड एग्री टू अ स्मॉलर शेयर इन रिजल्टिंग इन अ लार्जर डिविजिबल पूल with no loss of revenue on either side, provided that center agrees to merge a larger part of cess and surcharges into this। बार्गेन ये सेट करती है कि जो अगर तुम्हें डिविजिबल पूल अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए, अगर सेस एंड सरचार्जेस को अगर आप ऐड करवाना चाहते हो, तो जो 41% का जो शेयर आपको मिल रहा है ना, इसको कम करवा लो, इसको 35% ही करवा लो, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये एक बार्गेन सेट कर दी है, या तो आप बिना सेस और सरचार्ज के 41% लेते रहो, और सेस सरचार्ज के साथ चाहते हो तो 35% रहो। तो इस तरह का एक ऑप्शन दिया गया है उनको, ठीक है। और कमीशन ने मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ का भी ध्यान नहीं रखा है, आर्टिकल 270 और 280 के बीच में, है ना, ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ स्टेट्स इन शेयरेबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस। और सेस एंड सरचार्जेस पर कुछ नहीं बोला है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। और बात करें कमीशन एटलीस्ट पॉइंट आउट द सेंटर दैट द स्टीप इंक्रीज इन सेस सरचार्ज वर नॉट वारंटेड। इसने मतलब बुराई भी नहीं करी है कमीशन ने कि सेस और सरचार्जेस की तुम बुराई तो कर दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टीप इंक्रीज कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही है, ये गलत है, ऐसा भी नहीं बोला है, ठीक है। कमीशन चोज टू डिसकंटिन्यू द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। और उन्होंने जो रेवेन्यू का क्या कहते हैं, स्टेट्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था जीएसटी वगैरह की वजह से वो डेफिसिट होने लगा था, कम रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा था, तो उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इट डिड नॉट रिकमेंड एनी स्टेट और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ग्रांट दे रहे हैं तो कुछ वो सेक्टर स्पेसिफिक एमएसएमई को ग्रांट दे दिए, तो वो रिकमेंड ही नहीं किए हैं इस बार इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज इफेक्टिव ट्रांसफर। तो देखो एवरेज इफेक्टिव ट्रांसफर कितना रहा है, 11वें फाइनेंस कमीशन, 12वें और 13वें फाइनेंस कमीशन के बाद देखें तो 11वें में 27% इफेक्टिवली नेट टैक्स प्रोसीड का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, 12 से थोड़ा सा बढ़ा, 13वें में थोड़ा सा और बढ़ गया था, ठीक है कि नहीं। लेकिन 14वें में देखो था, भले ही इन्होंने 32% कर रखा था 14वें में, लेकिन वो पैसा उतना जाता नहीं था, है ना। अब देखो 14वें में इन्होंने 42% कर दिया था, लेकिन 14वें और 15वें के हिसाब से देखो तो 34% के करीब ही जाता था, 35% जाता था 14वें में, 15वें में जाता था 34%, तो ये भी कम हुआ, है ना। और 16 फाइनेंस कमीशन का हिसाब से देखें तो 32.7% ही पैसा जाएगा स्टेट्स के पास, ज़्यादा पैसा जाएगा नहीं, 41% में से इफेक्टिवली इतना ही पैसा जा पाएगा उनके पास, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसको 11% एज्यूम करके चलना चाहिए था, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहा है बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको जाने देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स में भी कुछ चेंज किया है, नया क्राइटेरिया वो किया है, एफिशिएंसी को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन अब उन्होंने एफिशिएंसी में भी जीएसडीपी के शेयर को ये लेने लगेंगे, इससे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है। देयर इज अ नीड हाउएवर टू डिफरेंशिएट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स को देखने की ज़रूरत है कि कौन सी स्टेट कितना प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, और ना कि जीएसडीपी को मेजर करना है। देखो इसमें भी क्या है, इसमें ये दे रखा है साफ साफ, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, एक बिहार हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहने वाला है प्रोडक्शन में, तो जीएसडीपी भी इसकी ज़्यादा रहेगी। अब जब जीएसडीपी पर कैपिटा इसकी ज़्यादा है तो इससे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, टैक्स ज़्यादा लिया जाता है इससे, ठीक है। बिहार की जीएसडीपी कम है तो इससे जाहिर सी बात है टैक्स कम जाएगा। अब इनका टैक्स भले ही ज़्यादा, लेकिन इनका शेयर कम, इनको शेयर कम मिलता है, और इनका जीएसडीपी कम है, उसके हिसाब से इनको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो एक तरह से बहुत ही उल्टा सिस्टम है। अब इसमें ये तर्क ये देना चाहते हैं, इसमें बिहार और इसकी गलती भी नहीं है, इसमें ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार और तमिलनाडु का अगर केस देखें, इस तरह के स्टेट्स का केस देखें, तो बिहार एग्रेरियन इकोनॉमी है, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तो इंडस्ट्री ये नहीं है कि हर एक स्टेट में बराबर प्रोपोर्शन में इस्टेब्लिश हो जाए, एक स्टेट में ज़्यादा होगी क्योंकि भाई एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज़ का बेनिफिट वहाँ मिलता है, ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर थ्योरीज का वो रहता है, तो वहीं पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जाती हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना बिहार में, और बिहार की जो लेबर है वो भी माइग्रेट करके तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें काम करने के लिए जाती है। तो जाहिर सी बात है बिहार का जो जीएसडीपी है वो कम रहना ही रहना है। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने आपको बता दी सारी कहानी। डिवोल्यूशन फार्मूला में वेट्स को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये तो थोड़े बहुत चेंजेस होने ही थे भाई। तो इसमें बोल रहे हैं कि किन स्टेट्स को नुकसान हुआ है इस नए 16वें फाइनेंस कमीशन से, नुकसान किस स्टेट को हुआ है। मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में भी नुकसान हुआ है। थोड़ा सा जो साउथ के स्टेट हैं, रिचर स्टेट्स हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, लेकिन वो भी बेनिफिट यूनिफॉर्म नहीं है,
किसी स्टेट को जैसे तेलंगाना हो गया, उसको 14% ज़्यादा रेवेन्यू जाएगा, तमिलनाडु हो गया उसमें 1.4% ही रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो अनइवन वो हुआ है। तो ये आर्टिकल ये कहना चाहता है, ये बहुत ही हेल्दी क्रिटिसिज्म था, इस आर्टिकल को कवर करना जरूरी था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात कर दूं, ये सलर सलर दे पहोनेल्स, पजोनेल्स पढ़ लो, चाहे उस रीजन में जे को एच पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वो बात ये कहना चाह रहे हैं, इस फोटो को अगर देखो तो ऐसा लग रहा है ये मार्स की फोटो है क्या, लेकिन ये मार्स की नहीं है, कहाँ की है, ये आपकी उस डेजर्ट की है, अटाकामा डेजर्ट की, जो चाइल्ड में पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुमको मार्स पर कैसा जीवन रहने वाला है उसकी स्टडी करनी है, तो तुम अटाकामा डेजर्ट के इस सलर दे पहोलेज में चले जाओ, तो वहाँ पे स्टडी कर लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ही ड्राई और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहते हैं, साल्ट फ्लैट्स हैं। तो ये ही सारा देखने को कहाँ पे मिलता है, यही मार्स पे देखने को मिलता है। प्लस जो रॉक्स हैं इस रीजन के, वो जिप्सम के बने हुए हैं, CaSO4.2H2, यही तुम्हारा अर्थ पे भी मिलता है, मार्स पे भी मिलता है। तो एटलीस्ट तुम यहाँ पे एनालिसिस करके कि घर कैसे बनाना है, पानी कैसे बनाना है, सब्जियाँ कैसे उगानी है ना, और लेयर्ड रॉक्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इस सारी चीज़ से आप लोग स्टडी कर सकते हो अच्छी, और एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो माइक्रो एनवायरनमेंट है मार्स का, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कही है। बस इस जगह का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्किल इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा 2040 में खत्म हो जाएगा, अपन लोग अभी भी स्किल नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला था कि 2025 तक 50% लर्नर्स को हम एक्सपोज कर देंगे वोकेशनल एजुकेशन से। अब इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वही ऐसी है, थोड़ा एटीट्यूडल प्रॉब्लम दिखाती है। तो एक्सपोज करने का क्या मतलब होता है भाई, तुम तो टशन में बोल रहे हो इस तरह की बातें, है ना। तो ये एटीट्यूडल प्रॉब्लम को दिखाती है। वोकेशनल एजुकेशन का जो बजट है वो 2% ऑफ एजुकेशन का बजट रहता है। जो एजुकेशन का जो बजट है, मान लो 10,000 करोड़, तो इसका 2%, ज़्यादा ज़्यादा 200 करोड़ हो गया मेरे हिसाब से, 2% इतना ही हुआ, देख लेना। तो इतना ही पैसा कहाँ जा रहा है तुम्हारा, स्किल डेवलपमेंट, वो वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है। और जबकि चाइना और जर्मनी का देखें तो ये इसका 11% दे देते हैं, नहीं समझे। तो मतलब 1100 करोड़ रुपए देते हैं ये, इस तरह का मानना है इनका, ठीक है। नेक्स्ट, कैग ने भी बोला है कि मतलब इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, गलगोटिया का ब्लंडर हो गया, तुम स्किल कैपिटल बनाने की बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। 2025 में इसने ऑडिट किए थे, कैग ने स्किल इंडिया स्कीम को ऑडिट किया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी वो किया था, ऑडिट किया था। तो बहुत सारे ओवरसाइट्स और कंप्लाइंस इश्यूज देखने को मिले थे इसको, है ना। फाइनेंस रिपोर्टिंग डिलेज भी इसने बताया, अनक्लियर अकाउंटेबिलिटी, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी, 95% बैंक अकाउंट ही इनवैलिड थे, 41% ट्रेनिंग्स को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी गई। तो ये सारी इसने वो चीज़ें बताई इसमें। यूजिंग स्किल वाउचर्स की बात कर लें। अब देखो, इसने अल्टरनेटिव भी दिया, स्किल वाउचर्स दो। देखो, अगर तुम कोई इंस्टीट्यूट आपने बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट, या कोई कंपनी बना दी स्किल की, इनको तुम पैसा दे दो, मान लो 100 करोड़ इसको दे दिए, 100 करोड़ इसको दे दिए, तो ये क्या करेगा? जाहिर सी बात है, लोगों को ट्रेनिंग थोड़ी देगा, ये कोशिश करेगा कि हम कितने ज़्यादा इसमें से वो पैसे मार लें, करप्शन कर लें, ठीक है। फर्जी अकाउंट दे दिए, जैसे इसमें देखो कैग ने बताया ना, कैग ने क्या बताया, 95% बैंक अकाउंट्स वर इनवैलिड। तो ये फर्जी बैंक अकाउंट देख के लगा लगा के उसमें पैसा अपने आप में ले लेंगे सबके सब, नहीं समझे। तो इसका इसने अल्टरनेटिव बताया है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्किल वाउचर दे दो। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे ये दे देंगे वाउचर, ये लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये, ये वाउचर है तुम्हारे पास, जाओ किसी भी कंपनी में स्किल लेके चले आओ। तो ये इस कंपनी के पास जाएगा, जो जो भी स्किल इसको चाहिए उस कंपनी के पास जाएगा, उसे वो वाउचर देगा, वो कंपनी उसको स्किल दिलवा देगी। इसकी वजह से क्या होगा, देखो वाउचर देने की वजह से ये होगा, ये कंपनी अब ये मेरे पास 10,000 रुपये, मैं चाहूँ तो इस कंपनी 1 को देना चाहूँ, या कंपनी 2 को देना चाहूँ, या 3 को देना चाहूँ, या 4 को देना चाहूँ, तो ये सब लोग मुझे क्या करेंगे, लुभाने की कोशिश करेंगे, भैया हम तुमको अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे, ये भी फ्री में दे देंगे, वो भी दे देंगे, नहीं समझे, क्योंकि उनको ये 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट होगी। नेक्स्ट इन्होंने एक और ऑप्शन बताया है, स्किल लेवीज का। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनियां वगैरह होती हैं, तो उनमें टैक्स लगा दो कि स्किल डेवलपमेंट का, सेस और सरचार्ज टाइप का, ठीक है। तो इससे मतलब एक सस्टेनेबली फाइनेंशियल स्किल्स हो सकती हैं। या फिर ऐसा कह दो कि कोई कंपनी तुमको स्किल टैक्स डिस्काउंट कर दो, स्किल टैक्स, ये तीसरा नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये आइडियाज़ है ना, नंबर डाल देता हूँ। स्किल टैक्स डिस्काउंट, इससे क्या होगा कि कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कर रही है, लोगों को स्किल दे दे रही है, तो उसको तुम थोड़ा सा टैक्स में डिस्काउंट दे दो, तो वो थोड़े से मोटिवेटेड होंगे। पर वो भी सही नहीं है, सबसे अच्छा ये वाउचर वाला मुझे लगा। नेक्स्ट, ये सेबी का चीफ है, चेयरमैन, उसका नाम याद रखना, तोहिन कांत पांडे, ठीक है, पांडे जी चेयरमैन सेबी के पूछे जा सकते हैं। प्लस ये याद रखना, फिनफ्लुएंसर्स, ये टर्म आया है, फिनफ्लुएंसर्स, जैसे इन्फ्लुएंसर होता है ना यूट्यूब पे, ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो इन्फ्लुएंसर है उनको फिनफ्लुएंसर बोल दिया। जितने भी देखे होंगे, अरे आप एक ही दिन में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ये कर लीजिए, ग्रो कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को फिनफ्लुएंसर बोल दिया इन्होंने।
नेक्स्ट, सेलेक्टिव आउटरेज की बात करी गई है। इस आर्टिकल में जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया है कि तुम जब खुद पे आती है तो तुम सेलेक्टिव आउटरेज कर लेते हो, और तुमने खुद से कह दिया कि ये डीप सीटेड कॉन्स्पिरेसी है जुडिशरी के खिलाफ, और फिर दुनिया धरती पर किसी को अलाउ नहीं करोगे कि जुडिशरी की इमेज को, इंटीग्रिटी को टारनिश कर दे। गवर्नमेंट ने भी अपने आप में कह दिया कि हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेके। धर्मेंद्र प्रताप ट्विटर पर नौटंकी करने लगे, ठीक है। रेफरेंस किसका दिया था कि भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस वाज लिंक्ड टू करप्शन इन जुडिशरी। प्लस बीजेपी जब से पावर में आई, बीजेपी को अलग घसीट दिया। देखो क्रिटिसिज्म चल रही है जुडिशरी की, इसमें बीजेपी को भी घसीट दिया, राइट विंग कमेंटेटर्स को घसीट दिया, हिंदूज को घसीट दिया, मेजोरिटी हिंदूज को घसीट दिया, नहीं समझे। और फिर बाद में कह दिया हाँ जुडिशरी में करप्शन तो है। बेसिकली क्रिटिसिज्म करना चाह रहे थे जुडिशरी की, लेकिन इनकी मानसिकता बाहर आ गई और वही सब करने लगे। HPV वैक्सीन मैंने कल आपको बताया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये सर्विकल कैंसर होता है इसकी वजह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। पहला अभी भी ब्रेस्ट कैंसर बना हुआ है फीमेल्स में, ठीक है कि नहीं। तो ये वाली वैक्सीन 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल से बड़े बच्चों को दी जानी है। WHO ने बोला है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हुआ है इसकी वजह से। एप्स्टीन का इशू है, देखो ये है एप्स्टीन फाइल्स में पता चला है कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर जो इल्यूमिनाटी हैं वो डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं अर्थ की। पहले ये कैंसर वैंसर नाम की कोई चीज़ें होती नहीं थी, तो पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं। तो ये वैक्सीन्स में कुछ सारी वैक्सीन्स में नहीं मिलाते, लेकिन कुछ वैक्सीन्स के बैचेज में ये लोग कुछ ऐसा स्ट्रेन डाल देते हैं, वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। तो 14 साल की लड़की में अगर ये पहले ही, मान लो उन्होंने 1 लाख वैक्सीन बनाई, उसमें से 1 लाख में से 10,000 में इन्होंने ऐसा स्ट्रेन डाल दिया है जिसमें से वो लड़की बांझ हो जाएगी, बच्चा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 10,000 औरतें तो कम बच्चे पैदा करेंगी। तो ये एप्स्टीन फाइल्स में ये इशू आया था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कुछ भी कहो इसको, तो ये डीपॉपुलेशन करवाना चाह रहे। तो इसकी वजह से मतलब लोगों में वो रहता है कि भाई हम लगवाएंगे ही नहीं वैक्सीन, नहीं समझे। और अफ्रीका जैसी कंट्री में ज़्यादा ये लोग कर देते हैं, नहीं समझे। चलो इसको जाने देते हैं, जान नहीं लगाते। और ये जो नई GDP सीरीज़ आई है, कल ही मैंने डिस्कस किया था, सेम चीज़ें वही हैं। दिस सीरीज़ में नए डाटा सोर्सेज को इंक्लूड किया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी अच्छे से ये डाटा सोर्सेज कवर करते हैं। ये है नई सीरीज ने फॉलो किया है कि नए रिसेंट इनिशिएटिव्स को फॉलो करना शुरू किया है, इससे एक्यूरेसी और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा बढ़ेगी। न्यू इन्फ्लेशन सीरीज इन्होंने लेना शुरू किया है। सर्वेज ऑन हाउस होल्ड कंजप्शन लेना इनको इनकॉर्पोरेट किया। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस को ये लोग इंक्लूड करेंगे। मोर फ्रीक्वेंट लेबर मार्केट्स के सर्वे को ये लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है कि नहीं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको भी कैप्चर करेंगे मोर एक्यूरेटली। ये किसकी कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस होता है ना, उसकी वजह से ये लोग कर पाएंगे, ठीक है। डबल इन्फ्लेशन मैंने बताया था, इनपुट और आउटपुट बेस का डबल इन्फ्लेशन मेथड को यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीज़ें हैं। और जो इकोनॉमी है वो हेल्दी ग्रो करेगी, और वैसे तो 7.4% ग्रो करने वाली थी, लेकिन नई सीरीज़ के हिसाब से ये 7.6% ग्रो करेगी, ठीक है। ये सारे इनके कहने की बातें हैं, ये याद रखिएगा आप। ये कुछ नहीं है, मतलब फर्जी की बात है, ज़रूरी नहीं है। ईरान को समझ लेते हैं। देखो भाई, ये है आपका मिडिल ईस्ट, ये वाला जो फिगर बता रहा है ना, मिडिल ईस्ट को बता रहा है। कौन कौन सी कंट्री हैं, ईरान है, कुवैत है, इराक है, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यमन, इजिप्ट, गाजा और वेस्ट बैंक मिला के पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की। इतने सारे कंट्रियाँ हो गए, टोटल नंबर नहीं पूछेगा। वाटर बॉडीज इस रीजन में कौन कौन सी, पर्सियन गल्फ है, रेड सी है, मेडिटरेनियन सी है, ब्लैक सी है एंड कैस्पियन सी है। इतना आप याद रखोगे, दैट्स फाइन। अब समझ लेते हैं इसकी थोड़ी सी और ज्योग्राफी को। कंट्रीज़ कौन कौन सी इसको बॉर्डर करती हैं। मैंने आपको बताया था, कुटकिट बताया था, KUT किटकैट होता है ना, और KYT। तो ये नीचे वाले करते हैं इसमें। T फॉर तुर्कमेनिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इधर से हो गया। इसमें ये कॉकासस रिपब्लिक्स हैं 3 है, इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आता है। तो ये दोनों करते हैं, आर्मेनिया भी कर रहा है आपका और अजरबैजान भी कर रहा है। यहाँ से ये देखो, ये टर्की कर रहा है, यहाँ से इराक कर रहा है, कुवैत नहीं करता है। इराक का ये पोर्ट है अबादान, यहाँ पर कुवैत नहीं करता है। जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स। कितनी कंट्रियाँ होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रियाँ इसको बॉर्डर कर रही हैं। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, और साउथ में पर्शियन गल्फ भी है, और आपका गल्फ ऑफ ओमान भी है। जस्ट रिमेंबर दीस फैक्ट्स। नेक्स्ट आपको बताइए, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, साइप्रस है, ये टर्की आधा कब्जा कर रखा है टर्की ने, है ना। ये सिनाई पेनिनसुला है ना, ये इजिप्ट का होता है बेसिकली, लेकिन इसको इजराइल ने भी कैप्चर कर लिया था एक बार, फिर दे दिया था इसको बाद में। यहाँ पर ये है सुएज कैनाल, ओके। ये 2 तरह की गल्फ पड़ती हैं यहाँ, छोटी छोटी। तो ये गल्फ ऑफ सुएज है, ये गल्फ ऑफ एक्वावा है। एक्वावा क्या है, ये पोर्ट है आपका जॉर्डन का। तो जॉर्डन इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सेस मिल जाता है रेड सी का, और इसराइल का तो आपको पता ही है, वो तो लैंड लॉक्ड है ही नहीं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ईरान से पास नहीं होता है, जस्ट रिमेंबर दिस, नीचे से ही चला जाता है। और ये अरेबियन सी है। आई होप ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी। नेक्स्ट ज्योग्राफी को देखें तो इसके कुछ आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, ये है
खरक आइलैंड है, फारसी आइलैंड है, बहरीन कंट्री है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है, प्लस ये ईरान के हैं, लवान हो गया, शिदवर हो गया, प्लस ये है फरगुरान, सिर्री, अबू मूसा, ये टोनबे याद रखना, टोनब ए, और जो भी है जो ये, लेकिन बंदर अब्बास ये पोर्ट है इनका, ये याद रखना। केशम, ये एक अच्छा बड़ा आइलैंड है, आइलैंड आर्किपेलागो। हॉर्मूज आइलैंड भी है, लरक आइलैंड भी है, इसको देखो यहाँ पर इसमें अच्छा दे रखा है। ये किश आइलैंड भी है, फरोर आइलैंड है, लेसर टुनब और ग्रेटर टुनब हैं। जैसे लेसर एंटाइल, ग्रेटर एंटाइल्स हैं आपके उसमें कैरेबियन आइलैंड्स में, वैसे ही ये ग्रेटर और लेसर है, सिर्री है, ये ईरान के ही पड़ते हैं। ये किस्म आइलैंड सबसे बड़ा है यहाँ पर, हॉर्मूज है, लरक है, और ये कोई है मसाद दन, इसको ध्यान नहीं देते हैं, देख लेना भाई इसको, ये देख लेना, पूछ सकते हैं। ओके, ओमान का पार्ट है, आप देखोगे ना, ये ओमान यहाँ तक भी है, ये ओमान का एक इनक्लेव अंदर भी पड़ता है, समझ पा रहे हो आप, एक ओमान यहाँ पर भी है, तो इसीलिए इसका नाम गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है ना, क्योंकि ये ओमान ज़्यादातर इसको वो कर पा रहा है। एक आइलैंड ये है, सुक्रोट आइलैंड है, ये बहुत ज़रूरी है, ये यमन का पड़ता है, और यमन अभी जब रेड सी क्राइसिस हुई थी तब यहाँ ये न्यूज़ में था। सोकोट्रा आर्किपेलागो, ये पूछ सकते हैं। अब फिजिकल मैप की बात कर लेते हैं, देखो इसमें माउंटेन रेंज है, एक एलबरूज है, ठीक है, एक जारगोज है, तो ये तो दो माउंटेन हो गए, याद रखोगे इसको आप। फिर इसमें डेजर्ट है, डेजर्ट को ईरान की लैंग्वेज में बोलते हैं दस्त, तो दस्त हो जाते हैं कबीर को, और दस्त हो जाते हैं लुत, तो दस्ते कबीर दस्ते लुत ये दो पड़ जाते हैं। बंदरबास पोर्ट आपको मैंने बता दिया, इसमें एक रिवर है, रिवर हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स है ना, तो इसके बीच में ही मेसोपोटामिया सभ्यता आई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, शात अल अरब बोलते हैं इसको यहाँ से आगे, तो इसी की एक ट्रिब्यूटरी है करुन, ये ईरान की है, ये मेन रिवर है ईरान की करुन, ये उर्मिया लेक है, उर्मिया लेक, इसको समझेंगे अभी। तो दस्ते लुत और ये समझ में आ गया, तो करुन रिवर मैंने आपको बता दिया, बगला, और देखो ये एलब्रूज के जस्ट नीचे ही इसकी कैपिटल पड़ती है तेहरान, याद रखना, ये नॉर्थ में है इसकी कैपिटल, सेंट्रल में नहीं है ईरान की। और ये एजगाबाद तो तुर्कमेनिस्तान की है, बाकी की कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सब आपको पता है। इस यहाँ पे भी देख लो, ये दस्ते कबीर, ये तेहरान है, ठीक है, ये एलबरूज माउंटेन है, ये जागरोज माउंटेन्स हैं, ये आपका ईरानियन प्लेटो भी पड़ता है इसमें, ये दस्ते लुत है, दस्ते लुत, दस्ते कबीर, और तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इस वाले फिगर को देख लेते हैं, इसमें ये वाटर बॉडीज़ है, ये करुन रिवर है, और ये मेन रिवर है इसकी, लेक उर्मिया है, कई सारी लेक हैं, देखो दस्ते लुत में भी एक साल्ट लेक पड़ती है, जैसे हमारे राजस्थान में है ना, रेगिस्तान है भले, लेकिन वहाँ पे भाई साल्ट लेक हैं। कबीर नमक साल्ट लेक हो गई, हज अली खोली, तश्क लेक, कई सारी लेक हैं, नमक लेक, और मांड, और ये सारी चीज़ें देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ उर्मिया लेक का याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और प्लस ये रिवर करुणा रिवर, ठीक है। और दस्ते लुत, आप ये नाम याद रखिएगा, दस्ते लुत, दस्ते कबीर, ये आप चीज़ें याद रखेंगे तो आई होप आप इसको कवर कर पाएंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। करुण रिवर हो गए, टिग्रिस यूफ्रेट्स हो गए, ये मैंने बताया था ये रिवर है ना, टिग्रिस यूफ्रेट्स तो मैंने आपको बता दिया, ये यूफ्रेट्स है, तो ये शात अल अरब बोल देते हैं इसको, यहाँ पे मिल जाती है ना शात अल अरब होके भाई के, ये पर्शियन गल्फ में गिरती है, तो यहीं की ये जो रिवर है ना, ये करुण रिवर, ये मेन रिवर है इसकी ईरान की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। इसके बारे में हमें जानना नहीं है, ये लिबरल आदमी नहीं था, ये रिलीजियस लीडर भले ही था शिया कम्युनिटी का, बट ही वॉज मोर रेडिकल इन हिज ओन वे। जब ये आए थे वहाँ पे, तो वहाँ के जितने भी लिबरल लोग थे उनको मार डाला इन्होंने, अभी भी 30,000 लोगों को, अपने ही लिबरल लोगों को मार दिया। और जो इंडिया के लिबरांडू हैं वो इस डिक्टेटर के सपोर्ट में खड़े हैं, समझ रहे हो, वहाँ के लिबरल लोगों के सपोर्ट में नहीं है। यही हिपोक्रेसी मुझे जो है बहुत परेशान करती है, मुझे क्या परेशान करेगी, बट यही हिपोक्रेसी है मेरे हिसाब से। जो भी हुआ ईश्वर वाले की मर्जी से हुआ, इन्हें भी पता है कि भाई इनके हिसाब से देखें अल्लाह की मर्जी से सब हो रहा है, मर्जी से सब हो रहा है, तो मतलब अल्लाह ने ही मरवाया है इसको, सीधी सी कहानी ये है। और ईरान में जितने भी लोग मर रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही मर रहे हैं, और जो ताकतवर ईरान को, इसराइल और यूएसए को जो ताकतवर बनाया ना, वो अल्लाह ने ही बनाया है, और जो इसराइल और यूएसए मिलकर जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं वो अल्लाह ही करवा रहा है, सीधी सी कहानी ये है। तो न तो मुसलमानों को दुखी होने की ज़रूरत है, जैसा हो रहा वैसा होने दो, दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये ईरान ने भी यूएसए को मार दिया, तो 3 लोग मर गए इनके यूएसए के, ठीक है, 5 लोग हर्ट हुए हैं, इसको देखेंगे। प्लस पाकिस्तान को पता नहीं क्या पड़ी थी, वो प्रोटेस्ट करने लगे, और वहाँ की एम्बेसी पे, बेसिकली कॉन्सुलेट है ये, एम्बेसी का छोटा भाई, तो उस पर हमला कर दिया, और 22 लोग जो है यूएसए, भाई कॉन्सुलेट हो गया, एम्बेसी हो गई, ये एक तरह से फॉरेन टेरिटरीज मानी जाती है कंट्री के अंदर। इस पर अगर कोई अटैक करता है तो उस कंट्री पर अटैक माना जाता है। अब ये गधे हैं, इनमें दिमाग तो है नहीं, तो इन्होंने अटैक कर दिया, वहाँ के मरीन कॉप्स ने सीधे गोली चलाई है बिना वार्निंग के,
22 लोग मर गए, 120 से ज़्यादा घायल हो गए, और इन्हीं की पुलिस वालों ने खुद अपने ही लोगों पर जूते बजाए कि तुम कर क्या रहे हो ये। ईरान को, खामिनी को मारा, ये पागल होकर वेस्ट एशिया में सब पे इन्होंने रिटेलिएट कर दिया, जगह जगह मार मार के। ये तो वीडियो मैंने भी मतलब सारी वीडियोस ट्विटर पे पढ़ी, आप देख सकते हैं जाके। म्यांमार ने सोचा कि यार ये लोग तो ईरान में बिजी हैं, तो मैं भी क्या करूँ, अपने ही कुछ लोगों को मार डालता हूँ। तो इन्होंने भी, जो इनके बेचारे डेमोक्रेसी लविंग पीपल हैं, 2 दर्जन यानी 24 लोगों को मार दिया। 24 से कह रहे हैं और ज़्यादा कोई मारा होगा। प्लस जो इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ ना हो तब तक तो ठीक है, पैसा लेते रहेंगे, मंथली पेमेंट चाहिए, ईयरली पेमेंट चाहिए, लेकिन जैसे ही हो जाता है ना, तो पैसा देने में इनकी हस्तशी हो जाती है। जितने भी शिप के कंटेनर्स होते हैं ना, जितने भी शिप जारी होती है, इन सबका इंश्योरेंस होता है, ठीक है कि नहीं। अब चूंकि अटैक होने लगे इन पर, तो एक एक इंश्योरेंस भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा, तो कंपनियां तो डूब जाएंगी। तो अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या है, कैंसिल कर रही हैं, बोले हाई रिस्क है, इधर से जाओगे तो हम तुमको जो है इंश्योरेंस का पैसा देंगे नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो ऐसा करके चल रहा है इनका। तो ये कह रहे हैं कि यूएस और इसराइल ने एक ईरान के लीडर को मार दिया, तो एक घोस्ट कर दिया है, अनलीश। घोस्ट का मतलब एक भूत छोड़ दिया है, वो कहीं पर भी जाके अटैक करेगा अब, जैसे कि ये लोग बम मार रहे हैं इधर उधर जाके, ठीक है। प्लस यही है, ईरान ने बोला है कि हम रिवेंज लेंगे, है ना। तेहरान से इसके 200 लोग मर चुके हैं, इतने सारे वॉरशिप सिंक हो गई हैं। एक्सीडेंटल लीडर ये जो है इंडिया वाले, इसको भगवान बना देंगे अब न्यूज़पेपर वाले। और ये सब कहानी चल रही। अयातुल्ला मर गया, और हमारे यहाँ के ज़्यादा रो रहे हैं। ईरान के लोग तो बहुत खुश हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना भाई, इज़ नॉनसेंस। हाँ, एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बता दिया जोग्राफीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट इस पे याद रखना कि जो मिसाइल्स हैं, है ना, वो याद रखना, थोड़े नाम वगैरह याद रखना, कि पूछ लेंगे 1-2 मिसाइल्स देखेंगे ये है क्या, देन यू हैव टू से इट इज़ एन मिसाइल। और न्यूज़ टू नोट्स, ये जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, इस पे जाना, ये PDF मैं वहाँ भेज दूँगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब का। थैंक यू वेरी मच।